हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका फ्रेंड एंड कंपेनियन। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th बोर्ड हम क्लास 12th बोर्ड के जो 10 ईयर के 10 इयर्स प्रीवियस क्वेश्चन देखने वाले हैं कि जो राजस्थान बोर्ड है प्लस जो अदर बोर्ड हैं उन्होंने कैसे क्वेश्चन पूछे हैं इस चैप्टर से। यानी अपन चैप्टर वाइज अपन क्या देखने वाले हैं, 10 साल के प्रीवियस क्वेश्चन देखने वाले हैं, जिनको अगर आप तैयार करते हो तो इस चैप्टर से आपके एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए इस चैप्टर के देखते हैं कि अपन कौन से चैप्टर के प्रीवियस क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो अपन देखने वाले हैं तृतीयक और जो चतुर्थक क्रियाकलाप है, क्लास 12 ज्योग्राफी का जो चैप्टर है। तो इसके अपन जो 10 इयर्स प्रीवियस क्वेश्चन देखने वाले हैं चैप्टर वाइज, और प्लस उनके आंसर के साथ देखने वाले हैं। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन बता दूं ओनली, उसके आंसर लेके आए हैं विद क्वेश्चन। क्लास 12th ज्योग्राफी 10 इयर्स प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, हमारे चैप्टर का नाम है तृतीयक और चतुर्थक क्रियाकलाप। कौन सा नाम है? तृतीयक और चतुर्थक क्रियाकलाप। उसके हम 10 इयर्स के क्या देखने वाले हैं, 10 इयर्स के प्रीवियस क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि यह कब पूछा गया है। 2013 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। अब 2024 चल रही है। क्या चल रही है? 2024। तो अपन 2023 तक के क्या देखेंगे, और 2023 तक के अपन क्या देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे कि इस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनको अपन देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को क्या करते हैं, शुरू करते हैं। और जो अपनी 100 to 100 तैयारी है, यानी ड्रीम 100 जो अपना सपना है, उसको अपन को पूरा करना है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, उच्चतम स्तर के यहाँ पर निर्णय लेने के लिए, यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया है, उच्चतम स्तर के निर्णय लेने के लिए किस क्रियाकलाप में सम्मिलित किए जाते हैं। यानी उच्चतम स्तर के जो निर्णय लेने की जो क्रिया है, यानी उच्चतम जो निर्णय लेते हैं वो क्रिया किस क्रियाकलाप में सम्मिलित की जाती है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। कब पूछा गया है? 2013 में पूछा गया है। और कितने नंबर का पूछा गया है? 1 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ठीक है, यानी जो उच्चतम स्तर के जो निर्णय हैं वह कौन सी क्रियाकलाप में सम्मिलित की जाती है। तो यहाँ पर उच्चतम स्तर, यहाँ पर देखिए आंसर क्या है, आंसर विद आंसर के साथ यहाँ पर ये आंसर दिए गए हैं। तो देखिए उच्चतम स्तर के निर्णय लेने के, यानी उच्चतम स्तर के निर्णय लेने तथा नीतियों का निर्माण करने की जो क्रिया है वो पंचम क्रियाकलाप में सम्मिलित की जाती है। यानी जो उच्चतम स्तर के निर्णय लेने की जो क्रिया है वो कौन से क्रियाकलाप में सम्मिलित की जाती है? पंचम क्रियाकलाप में सम्मिलित की जाती है। तो आप सभी को पता है, यानी प्राथमिक क्रिया जो है उसमें क्या है, कृषि कार्य सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, यानी जो कृषि कार्य है वो किसमें सम्मिलित किया जाता है? प्राथमिक क्रिया में। और इसके अलावा जो द्वितीय क्रियाकलाप में उद्योगों को क्या करते हैं, सम्मिलित करते हैं। यानी विनिर्मित माल, यानी कुछ चीज़ जो बन रही है, उद्योगों में बन रही है, उसको द्वितीय क्रियाकलाप में सम्मिलित करते हैं। इसके अलावा तृतीय क्रियाकलाप है उसमें सेवा सेक्टर को सम्मिलित करते हैं, है ना। और जो चतुर्थक क्रियाकलाप है उसमें क्या है, जो संचार है उसको सम्मिलित करते हैं एक तरह से। तो यहाँ पर ये आ जाएगा आपका, जो पंचम क्रियाकलाप में क्या किया जाता है, उच्चतम स्तर लेने की जो क्रिया है वो की जाती है। इसके अलावा आगे अगर आपसे ये भी पूछा जा सकता है, यहाँ पर क्या पूछा है, उच्चतम स्तर निर्णय, यानी उच्चतम जो स्तर के निर्णय लेने के लिए जो क्रिया है वो किस क्रियाकलाप में की जाती है। इससे ही क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है कि नीतियों का निर्माण करने की जो क्रिया है वो किस यानी क्रियाकलाप में सम्मिलित की जाती है। तो आपको इसका भी आंसर क्या कर देना है, पंचम क्रियाकलाप कर देना है। तो अपन ने एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पर देख लिए, इस हिसाब से यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कौन सा दे रखा है? अगला क्वेश्चन दे रखा है दूसरे क्वेश्चन में क्या है, देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दे रखा है। दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा है, थोक व्यापार की कोई 2 विशेषताएं बताइए। तो थोक व्यापार है उसकी कोई 2 विशेषता पूछी हैं। ये भी क्वेश्चन कब पूछा गया है? 2013 में पूछा गया है। कब पूछा गया है? 2013 में आया है ये बोर्ड में।
ठीक है, कितने नंबर का आया है, 2 नंबर का क्वेश्चन आया है। तो ठीक है, चलिए देखते हैं कि जो थोक व्यापार है उसकी 2 विशेषताएं कौन कौन सी है। तो आपको इस तरह से आंसर राइटिंग करनी है तो आपको 100% आपका जो ड्रीम 100 का सपना है वो पूरा होगा। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। जो थोक व्यापार की विशेषता है वो निम्नलिखित है, आपको ऐसे लिखना है। तो यहाँ पर पॉइंट बना के लिख देना है। पहला, थोक व्यापार का जो गठन है वह अनेक बिचौलिए, सौदागरों, है ना, पूर्तिगरों द्वारा होता है। तो आपको इस तरह से पॉइंट बनाकर लिखना है। यानी थोक व्यापार का गठन कौन करता है, बिचौलिए करते हैं, सौदागरों, ठीक है, और पूर्तिगरों के द्वारा होता है। ये इसकी एक विशेषता हो गई। देखते हैं अगली विशेषता। अगली विशेषता क्या है, थोक विक्रेता प्राय फुटकर विक्रेता को क्या देता है, उधार देता है। ये आपको पता है ना। थोक विक्रेता यानी जो बड़े बड़े जो दुकानदार होते हैं, विक्रेता होते हैं, वो छोटे फुटकर विक्रेताओं क्या देते हैं, उधार देते हैं। यहाँ तक कि जो फुटकर विक्रेता है अपने अधिकांश कार्य का संचालन किससे, थोक विक्रेता की पूंजी से करता है। यानी जो थोक विक्रेता होता है वह किसकी पूंजी से करता है अपना कार्य के संचालन, और थोक विक्रेता की पूंजी से अपना क्या करता है, कार्य का संचालन करता है। ठीक है, तो थोक विक्रेता की यानी थोक व्यापार की यहाँ पर कितनी 2 विशेषताएं पूछी हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रखा है तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में पूछा गया है चतुर्थक और पंचम क्रियाकलाप में अंतर स्पष्ट कीजिए। जो आपकी चतुर्थक और पंचम क्रियाकलाप में उसमें अंतर स्पष्ट है, यानी अंतर पूछ रहा है तो अंतर अपन को करना है। देखिए अंतर यानी जहाँ किसी क्वेश्चन में अंतर जो शब्द है वो आ जाए, अंतर करने की बात करें, तुलना करने की बात करें, तो आपको कुछ इस तरह से टेबल बनाकर क्या करना है, उसका आंसर देना है। जो अंतर वाले क्वेश्चन होते हैं, तुलनात्मक क्वेश्चन होते हैं, उसमें अगर आप इस प्रकार से लिखते हो तो आपको पूरे में से पूरे अंक मिलेंगे। यानी मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन तो बता ही रहा हूँ, इसके साथ ही आंसर राइटिंग कैसे करनी है और इस क्वेश्चन के अलावा और कौन सा क्वेश्चन आ सकता है तो आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कब पूछा गया है, चतुर्थक और जो चतुर्थ और पंचम क्रियाकलाप में अंतर स्पष्ट कीजिए। 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। कितने नंबर का पूछा गया है, 2 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं इसका आंसर क्या है। आंसर है चतुर्थ जो क्रियाकलाप है, यानी चतुर्थ क्रियाकलाप आपको यहाँ पर हेडिंग लिखनी है। ब्लैक पेन का आप यूज़ कर सकते हो लेकिन आपको रेड पेन का यूज़ नहीं करना है। तो यहाँ पर चतुर्थ क्रियाकलाप है वो आपको ऐसे हेडिंग बना देनी है। इस हिसाब से पंचम क्रियाकलाप को भी क्या बना देनी है, हेडिंग बनाने दी है। फिर बीच में आपको एक लाइन इस तरह से टेबल बना देनी है और सबसे पहला यहाँ पर क्या है, अंतर लिखना है। यहाँ पर इस प्रकार से आप अंतर लिख सकते हो। जैसे ये ज्ञान आधारित गतिविधियाँ हैं, जो चतुर्थ क्रियाकलाप है वो क्या है, ज्ञान आधारित गतिविधियाँ हैं जो सूचना, अनुसंधान और तकनीकी विकास से जुड़ी होती हैं। यानी जो चतुर्थ क्रियाकलाप है वो ज्ञान आधारित गतिविधियां हैं जो किससे, सूचना से, ठीक है, अनुसंधान और तकनीकी विकास से जुड़ी होती हैं। आप सभी को पता है। ठीक है, इसका आप उदाहरण भी देख सकते हो। सूचना प्रौद्योगिकी, ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी होती है और शोध कार्य किए जाते हैं। ठीक है, एक तरह से ज्ञान अन्वेषण किया जाता है, परामर्श दिए जाते हैं। परामर्श जो सेवाएं हैं वो किसमें सम्मिलित की जाती हैं, चतुर्थ क्रियाकलाप में सम्मिलित की जाती हैं। ठीक है, अब देखते हैं पंचम क्रियाकलाप क्या है। पंचम क्रियाकलाप निर्णायक, ये निर्णायक और उच्च स्तरीय प्रबंधन से जुड़ी गतिविधियां हैं। यानी जो पंचम क्रियाकलाप है वो निर्णय देती है और उच्च स्तर के, जैसे अपन के जो क्या होते हैं, जज होते हैं, ठीक है, और अर्थशास्त्री होते हैं, जो बड़े बड़े क्या है, उच्च स्तरीय प्रबंधन से जुड़ी हुई क्या है, गतिविधियां हैं। और इनमें नीति बनाना यानी जो अपनी लोकसभा है, प्रधानमंत्री है, मंत्री परिषद है, जो वो किसमें सम्मिलित की जाता है, पंचम क्रियाकलाप में सम्मिलित की जाता है। तो इसमें क्या है, नीतियां बनाना और उनका क्रियान्वयन, उनको शामिल करना, यानी क्रियान्वयन यार एक तरह से इसमें क्या आ जाएगा, प्रशासनिक कार्य आ जाएगा। तो देखिए सरकार में नीति निर्माण होते हैं जो आपकी लोकसभा में होते हैं। ठीक है, नीति निर्धारण, ठीक है, नीति निर्धारण कौन करता है, जो प्रशासनिक अधिकारी करते हैं। तो ये चतुर्थक और पंचम क्रियाकलाप में क्या है, ये शामिल किए जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, आंसर देना है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, इस हिसाब से आंसर देना है। और इसका जो मुख्य अंतर है वो अपन इस प्रकार से लिख सकते हो। लेकिन 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा है तो ये इतना काफ़ी है। लेकिन अगर 3 नंबर का या इससे ज़्यादा पूछता है तो आप ऐसे लिख सकते हो। क्या है मुख्य अंतर, देखिए यहाँ पर क्या है, यानी चतुर्थ क्रियाकलाप जो है एक तरह से ज्ञान और सूचना पर आधारित है। ये 1 नंबर का क्वेश्चन पूछे तो आप इसको लिख सकते हो, तो आपका आंसर सही होगा। तो चतुर्थ क्रियाकलाप है वो ज्ञान पर और सूचना पर आधारित क्या है, एक तरह से क्रियाकलाप है। जबकि जो पंचम क्रियाकलाप है वो निर्णय, ठीक है, निर्णय देते हैं और क्या है, नीति से संबंधित है, जो नीतियाँ बनाते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको क्वेश्चन करना है। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछा गया है, कब पूछा गया है, 2018 में पूछा गया है। ठीक है,
18 में। ठीक है, कितने नंबर का है? 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। क्या है? परिवहन और संचार में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए अपन इसको भी टेबल बनाकर कर सकते थे, लेकिन इसमें परिभाषा लिखनी है तो इस हिसाब से अपन ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अपन चाहे तो अपन टेबल में भी कर सकते हो, लेकिन टेबल में करोगे तो वो अच्छा रहेगा। लेकिन जो अंतर स्पष्ट कीजिए इस प्रकार से पूछा है, तो आप यहाँ पर परिवहन लिखिए, यहाँ पर संचार लिखिए, इस प्रकार से टेबल बनाइए और उसका आंसर दीजिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर कुछ इस तरह से आंसर दिया है। ये भी अच्छा है, ये भी गलत नहीं है, लेकिन मैंने पैराग्राफ छोड़ा है, इससे यहाँ पर पता चलता है कि ये अंतर किया गया है। देखिए परिवहन जो है वो लोगों, वस्तुओं और सेवाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का साधन है। जो परिवहन है वो लोगों को और वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है, उसे क्या कहते हैं? परिवहन कहते हैं। ठीक है, जबकि आपको इन शब्दों के प्रयोग करने हैं, यानी तुलनात्मक अपन जो क्वेश्चन करते हैं तो उसमें जबकि है ना, इस प्रकार से शब्दों का यूज किया जाता है। तो जो संचार है वो विचारों और सूचनाओं और संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करता है? आदान प्रदान करता है। परिवहन तो लोगों को ले जाता है, वस्तुओं को ले जाता है और सेवाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाता है। इसके अलावा जबकि जो संचार है ना, वो विचारों को, सूचनाओं को और संदेशों को क्या कहें? एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करता है? आदान प्रदान करता है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर 5वां क्वेश्चन। क्या है? 5वां क्वेश्चन दे रखा है तृतीयक व्यवसाय से आप क्या समझते हो? तो तृतीयक व्यवसाय के बारे में मैंने अभी आपको बताया, क्या था? सेवा सेक्टर से संबंधित था। ठीक है, मैंने आपको बताया अभी। तो तृतीय क्रियाकलाप से आप क्या समझते हो? ये क्वेश्चन कब पूछा गया है? ये क्वेश्चन पूछा गया है 2020 में। ठीक है, 2020 में पूछा गया है और 2 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर कुछ इस तरह से देना है आपको। देखिए यहाँ पर क्या देना है आंसर? तृतीय क्रियाकलाप सेवा सेक्टर से संबंधित है। आप सभी को पता है सेवा सेक्टर से संबंधित है। तृतीय क्रियाकलाप में मूर्त वस्तुओं के किससे? उत्पादन के स्थान पर। मूर्त वस्तुएं यानी एक तरह से जो वस्तु बनाई जाती हैं उद्योगों में, उनके स्थान पर किसका? सेवाओं का क्या किया जाता है? व्यावसायिक उत्पादन किया जाता है। और इस क्वेश्चन में मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ, यानी आपको रिक्त स्थान में क्या पूछ सकता है? रिक्त स्थान में पूछा जा सकता है कि तृतीय क्रियाकलाप, क्या पूछा जा सकता है कि तृतीय क्रियाकलाप खाली जगह, है ना, खाली जगह का उत्पादन शामिल होता है। यानी तृतीय क्रियाकलाप में खाली जगह का उत्पादन शामिल होता है। तो आपको क्या करना है? आपको लिखना है तृतीय क्रियाकलाप सेवाओं का व्यावसायिक उत्पादन होता है। तृतीय क्रियाकलाप में सेवाओं का व्यावसायिक उत्पादन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आपको अच्छे से तैयार करके जाना है। ठीक है, क्वेश्चन को लिख लीजिए, हल्के में मत लेना, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बताया। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर, देखते हैं कि क्या है। तृतीय क्रियाकलाप सेवा सेक्टर से संबंधित है। तृतीय क्रियाकलाप में मूर्त वस्तुओं यानी जो उद्योगों में बनाई जाती हैं उनके स्थान पर सेवाओं का क्या? व्यावसायिक उत्पादन क्या किया जाता है? शामिल किया जाता है। अब देखिए उदाहरण दे रखा है। उदाहरण क्या दे रखा है? एक नलसाज, है ना, जो नल वगैरह काम करते हैं ना, एक नलसाज, बिजली मिस्त्री, जो बिजली का मिस्त्री होता है, टेक्नीशियन होता है, नाई होता है, धोबी होता है, चालक होता है, अध्यापक होता है, डॉक्टर, वकील इत्यादि का काम इसका सामान्य उदाहरण है। यानी ये जो उदाहरण दिए हैं ये किस में आते हैं? तृतीय क्रियाकलाप में आते हैं। यानी सेवा प्रदान कर रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है जो सेवा प्रदान नहीं कर रहा हो, सब सेवा दे रहे हैं अपनी अपनी। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दे रखा है फुटकर व्यापार किसे कहते हैं? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना। ठीक है, स्टार लगा लेना ऐसे क्वेश्चनों पर, और आप इन क्वेश्चनों को लिखते जाइए और आंसर भी लिख लेना। ठीक है, फुटकर व्यापार किसे कहते हैं? तो ये क्वेश्चन कब पूछा गया? 2022 में पूछा गया। कब पूछा गया? 2022 में पूछा गया। 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए फुटकर व्यापार रिटेल ट्रेड, यानी फुटकर व्यापार रिटेल ट्रेड वह व्यापार है, यानी फुटकर व्यापार जो रिटेल ट्रेड है। एक बात और बताऊंगा, अपन जो है कोई शब्द दे रखा है, किसी की परिभाषा पूछी है, तो अपन इंग्लिश के जो शब्द हैं उनका यूज़ करते हो तो अब जो एग्जामिनर है उस पर एक अलग ही इंप्रेशन होगा और वो आपके आंसर राइटिंग से क्या है, बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको। इस तरह अगर आप किसी जो शब्द है उसका इंग्लिश वर्ड जानते हो तो आप उसको ज़रूर लिखें। इससे आपके जो आंसर है, आंसर राइटिंग बहुत अच्छी होगी और बहुत एक तरह से जो एग्जामिनर है उस पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। तो ठीक है, देखते हैं यहाँ पर अपन क्या है। जो फुटकर व्यापार है वह व्यापार, यानी जो फुटकर व्यापार वह व्यापार है जिसमें व्यापारी सीधे उपभोक्ताओं को उनकी आवश्यकता के अनुसार सामान और सेवाएं बेचते हैं। यानी फुटकर व्यापार एक तरह से, देखिए मैं बताऊं क्या होता है। फुटकर व्यापार का मतलब ये होता है कि जो व्यापारी होते हैं वो उपभोक्ता अर्थात जो एक तरह से ग्राहक होते हैं उनको प्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट रूप से क्या करते हैं, वस्तुओं को बेचते हैं। ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं को बेचते हैं, उसे क्या कहा जाता है? फुटकर व्यापार कहा जाता है। देखिए इसके उदाहरण क्या है। इसके उदाहरण जैसे फेरी वाला होता है,
फेरी देते हैं गांव में, है ना, वो एक रेहड़ी वाला होता है, ट्रक वाले होते हैं, मॉल होता है, ठीक है। मॉल में प्रत्यक्ष रूप से अपन क्या लेते हैं, सामान लेते हैं। ऑनलाइन में भी अपन प्रत्यक्ष रूप से लेते हैं, शॉपिंग हो गया, ऑनलाइन शॉपिंग, डाक आदेश हो गया, ठीक है, इत्यादि आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपका 7वां क्वेश्चन है। 7वें क्वेश्चन में क्या पूछा है, देखिए 7वां क्वेश्चन दे रखा है, अब पर्यटन को प्रभावित करने वाले, क्या पर्यटन को प्रभावित करने वाले कोई 2 कारक लिखिए। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी संभावना 2025 जो बोर्ड पेपर है उसमें आने की पूरी संभावना है। इस क्वेश्चन यानी इस चैप्टर से इसको आपको याद करके जाना है। यानी किताब में कम से कम चार एक तरह से प्रभावित करने वाले कारक दे रखे हैं पर्यटन को, तो इसको आपको याद करना है। उनमें से आप किसी को भी याद कर लीजिए, वो जरूर क्वेश्चन आएगा, मैं ये गारंटी देता हूँ, ठीक है। पर्यटन को प्रभावित करने वाले कोई 2 कारक लिखिए। तो ये क्वेश्चन कब पूछा गया है, 2022 में पूछा गया है, ठीक है। कितने नंबर का आया था, 1.5 नंबर का क्वेश्चन आया था। तो देखिए कुछ इस प्रकार से आपको आंसर राइटिंग करनी है। तो यानी आपको हेडिंग बनानी है जलवायु, यानी पर्यटन को प्रभावित करने वाले कोई 2 कारक बताने हैं। तो पहला कारक क्या है, जलवायु, यानी जलवायु पर्यटन को प्रभावित करता है। कैसे प्रभावित करता है, ठंडे प्रदेशों के अधिकांश जो लोग होते हैं, ठंडे प्रदेशों के लोग जो होते हैं वो पोलेन अर्थात बीच होता है ना, जो समुद्र का एक तरह से किनारा होता है, यानी ठंडे प्रदेशों के अधिकांश लोग पोलेन विश्राम के लिए, यानी बीच पर जो विश्राम के लिए उष्ण अर्थात गर्म और धूपदार मौसम की आशा करते हैं। यानी वे चाहते हैं कि कैसा मौसम हो, गर्म मौसम हो और धूप खुली हो, है ना, वो ऐसी आशा करते हैं। यानी और दक्षिणी यूरोप, यानी जो दक्षिणी यूरोप है और भूमध्य सागर में यह पर्यटन का मुख्य कारण है। यानी भूमध्य सागर में एक तरह से इतनी ज़्यादा ठंड नहीं रहती है और वहाँ पर भूमध्य सागर है, अच्छी जलवायु है, इस कारण वो क्या है, एक तरह से पर्यटन को बहुत यानी महत्वपूर्ण एक तरह से केंद्र बन चुका है, ठीक है। बात करते हैं अगले कारक की। अगला कारक दे रखा है भूदृश्य। भूदृश्य में क्या है, देखिए भूदृश्य देखिए, भूदृश्य में क्या है, एक तरह से कई लोग आकर्षित करने वाले पर्यावरण में, यानी जो आकर्षित करने वाला पर्यावरण होता है उसमें अपना अवकाश बिताना पसंद करते हैं। अर्थात ऐसे जैसे पर्वत हो गए, यानी आकर्षित कर रहा है पर्वत, जैसे आपका हिमालय पर्वत हो गया, ठीक है, झीलें, ठीक है, अच्छी झीलें होती हैं, मानसरोवर झील हो गई और जो अच्छी झीलें हैं, ठीक है, वुलर झील हो गई। तो ये क्या है, लोगों को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। समुद्री तट हो गया, भारत का एक तरह से जो पश्चिमी तट है वो बहुत क्या है, पर्यटक केंद्र बन चुका है एक तरह से पूरे विश्व में, ठीक है। यानी ये क्या है, पर्वत, झीलें, समुद्री तट आदि भूदृश्य लोगों को क्या करते हैं, आकर्षित करने के एक तरह से केंद्र होते हैं। तो आपको यहाँ पर 2 कारक पूछे थे एक तरह से पर्यटन को प्रभावित करने वाले, तो अपन ने 2 कारक देख लिए, जलवायु देखा, ठीक है, क्या देखा, जलवायु देखा और आपने भूदृश्य देखा। तो इस प्रकार से आपको आंसर देना है, इसको आपको 1.5 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन दे रखा है 8वां क्वेश्चन। क्या है 8वां क्वेश्चन, इस चैप्टर से 8वां क्वेश्चन कौन सा पूछा गया, बाह्य स्त्रोतन, ठीक है, बाह्य स्त्रोतन को स्पष्ट कीजिए। 2022 में यही भी क्वेश्चन पूछा गया है। कितने नंबर का था, 1.5 नंबर का क्वेश्चन था, ठीक है, कितने नंबर का, 1.5 नंबर का क्वेश्चन था। और इसका आंसर राइटिंग कैसे करनी है, देखिए इसका आंसर राइटिंग कुछ इस तरह से करनी है। यहाँ पर दे रखा है, क्या दे रखा है, बाह्य स्त्रोतन अथवा ठेका देना। एक तरह से बाह्य स्त्रोतन का अर्थ ही क्या होता है, ठेका देना। लागतों को घटाने के लिए और दक्षता को सुधारने के लिए क्या है, बाहरी अभिकरण को काम सौंपना है। यानी बाह्य स्त्रोतन जो है उसको ठेका देना, यानी कि लागतों को घटाने के लिए और दक्षता सुधारने के लिए एक तरह से किसी बाहरी अभिकरण, किसी दूसरे देश को अपना काम सौंपना ही क्या है, बाह्य स्त्रोतन कहलाता है। लेकिन जब जो बाह्य स्त्रोतन है उसमें जो कार्य होता है वो समुद्र पार के स्थानों पर एक तरह से स्थानांतरित कर दिया जाता है कि अपन इस देश से नहीं उस देश से क्या है और ठेका का काम देते हैं, वो हमारा काम करेंगे। तो ये क्या है, एक तरह से जो बाह्य स्त्रोतन का जो कार्य होता है वो समुद्र पार के जो स्थान है उन पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो इसे क्या कहते हैं, अवतरण कहते हैं, जो ऑफसोर्सिंग, यानी इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑफशोरिंग कहते हैं। यद्यपि जो दोनों का जो प्रयोग है वो एक साथ किया जाता है। तो आपको इस तरह से क्या है, इसकी आंसर राइटिंग करनी है, बाह्य स्त्रोतन, ठीक है। बाह्य स्त्रोतन का आपको एक तरह से अर्थ आपको यही रखना है कि एक तरह से ठेका देना और लागतों को घटाने के लिए और दक्षता को सुधारने के लिए याद रखना है, किसी दूसरे अभिकरण को काम सौंपना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसका आंसर राइटिंग करनी है, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, पर्यटन को प्रभावित करने वाले क्या कारक पूछे गए हैं। तो यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट है, यहाँ पर ये 8 नहीं, यहाँ पर 9वां क्वेश्चन होगा, ठीक है।
पर्यटन के लाभ बताते हुए, यहाँ पर पर्यटन के लाभ पूछे हैं, तो पर्यटन के लाभ बताते हुए पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। तो देखिए ये एक निबंधात्मक क्वेश्चन है और इसमें एक अथवा में पूछा गया है, ठीक है, ये ऐसा नहीं कि अकेला क्वेश्चन है, इसका एक अगला क्वेश्चन भी है, उसको भी देखेंगे। तो पर्यटन के लाभ बताते हुए पर्यटन को प्रभावित करने वाले, अब देखिए फिर वही क्वेश्चन पूछ लिया, पर्यटन को प्रभावित करने वाले को एक तरह से कारकों की विवेचना कीजिए। तो दो आपको वही लिखने हैं, एक तो जलवायु लिखना है, ठीक है, जलवायु लिखना है, एक आपको भूआकृति लिखना है, ठीक है। तो यानी इसमें आपको क्या अलग से क्या लिखना है, एक तरह से लाभ लिखनी है, ठीक है। तो आपको एक नंबर ये कब पूछा गया है, 2023 में पूछा गया है, ठीक है, 2023 में पूछा गया आपको इंपोर्टेंट, आपको ये बहुत क्वेश्चन इंपोर्टेंट है 2024 में। तो देखिए पर्यटन कितना इंपॉर्टेंट है, 2 बार क्वेश्चन आ चुका है और निबंधात्मक क्वेश्चन आया है, ठीक है, 4 नंबर का क्वेश्चन है। तो देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको लाभ लिखने हैं, ठीक है। और आपको जो कारक है ना, प्रभावित करने वाले कारक, इसके 4 कारक लिखने हैं एक तरह से कम से कम, या आप 3 को कारक, अपन 3 कारक लिख देंगे तो भी आप सही है, 3 कारक लिख लेना, ठीक है। यानी 1 नंबर आपको लाभ पर दे देगा, अपने जो लाभ लिखे हैं, और 3 नंबर आपके किस पर देगा, पर्यटन को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो ठीक है, इसका आंसर देखते हैं क्या है इसका आंसर। देखिए यहाँ पर अपन देखते हैं जो एक तरह से पर्यटन के लाभ देख लेते हैं कि क्या होते हैं पर्यटन के लाभ। तो देखिए पर्यटन के लाभ आपको इस तरह से हेडिंग बनानी है, इस पर आपको ऐसे 1 नंबर मिल जाएगा, ठीक है, इस तरह से अगर आप लिखते हो तो, ठीक है। क्या लिखना है आपको, पर्यटन के लाभ, इस तरह से हेडिंग बनानी है, और आप क्या लिखोगे, पर्यटन कुल पंजीकृत रोजगारों और कुल राजस्व की दृष्टि से विश्व का अकेला क्या है, सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप है। जो पर्यटन है वो कुल पंजीकृत रोजगार, जो भी रोजगार है उसमें सबसे, यानी राजस्व की दृष्टि से विश्व का अकेला सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप है। यानी पर्यटन में जो पर्यटन से आवास, भोजन, परिवहन, मनोरंजन तथा विशेष दुकानों जैसी जो सेवाएं हैं वो उपलब्ध कराने वाले लोगों को रोजगार उपलब्ध प्राप्त होता है। देखिए आप इस तरह से पढ़ोगे तो समझ में कम आएगा, मैं आपको एक सिंपल भाषा में समझाता हूँ क्या है। एक तरह से कोई आप मंदिर ले लीजिए या कोई पर्वत ले लीजिए, ठीक है, कोई फेमस जो मंदिर है, पर्वत है, या कोई पर्यटन स्थल है, ठीक है। अगर कोई यहाँ पर विदेश से कोई आएंगे, है ना, लोग आएंगे घूमने के लिए, तो लोग आएंगे तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले लोग आकर यहाँ पर क्या करेंगे, एक तरह से वो क्या है, रहने के लिए एक होटल भी देखेंगे, ठीक है, खाना वगैरह भी खाएंगे वहाँ पर, ठीक है, और आने जाने के लिए वाहनों का भी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और मनोरंजन के लिए वहाँ पर जो कुछ भी है, एक तरह से मनोरंजन के टीवी देखना हो गया या मॉल में जाना हो गया, या जो कुछ भी है वहाँ पर मनोरंजन के साधन है उसका इस्तेमाल करेंगे। और कुछ विशेष दुकान होती हैं जो रास्ते में लगी होती हैं, ठीक है, उनका भी इस्तेमाल करेंगे, यानी उनसे भी क्या खरीदारी करेंगे। तो ये क्या है, लोगों को क्या है, वहाँ पर जो लोग हैं जो आवास की सुविधा दे रहे हैं, भोजन दे रहे हैं, परिवहन की सुविधा प्राप्त करा रहे हैं, है ना, मनोरंजन और विशेष दुकानों जैसी सेवाएं मुहैया करा रहे हैं, तो लोगों को क्या प्राप्त होगा, उनसे रोजगार प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, रोजगार प्राप्त होगा। तो यानी इस तरह से आपको क्वेश्चन को याद करना है, रटना नहीं है, ठीक है। एक बात ध्यान रखना है, इन क्वेश्चनों को रटना नहीं है, समझने पर ज़रा ध्यान देना है। इसके अलावा पर्यटन क्या है, अवसंरचना उद्योगों, यानी एक तरह से निर्माण करने वाले उद्योगों, फुटकर व्यापार तथा अन्य जो शिल्प उद्योगों क्या करते हैं, पोषित करते हैं। तो ये क्या हो गया, आपके लाभ हो गए, किसके, पर्यटन के ये लाभ हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको 1 नंबर दे दिया है, इस तरह से आपको 1 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। और चाहे तो आप इतना बड़ा नहीं, थोड़ा कम लिख सकते हो, ठीक है, और इस तरह से लिखोगे तो आपके नंबर पूरे 100 to 100 आने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अपन ने देख लिया पर्यटन के लाभ देख लिए। अब दूसरा हेडिंग बनाएंगे अपन, पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारक, तो आपको जलवायु और भूदृश्य तो इस तरह से बना लेने हैं, है ना, यानी लोग पुलिन विश्राम के लिए धूपदार और उष्ण मौसम की क्या करते हैं, आशा करते हैं। दक्षिणी यूरोप और भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र है वो पर्यटन का महत्वपूर्ण केंद्र बन चुका है, ठीक है, इस तरह से आपको याद करना है। दूसरा देखिए भूदृश्य, भूदृश्य को भी अपन देख चुके हैं। भूदृश्य में क्या है, कई लोग आकर्षित करने वाले पर्यावरण में अपने अवकाश को बिताना पसंद करते हैं, ठीक है, अर्थात पर्वत, झील, दर्शनीय समुद्री तट में लोगों को क्या करते हैं, आकर्षित करने के केंद्र होते हैं, इस तरह से याद रखना है। अब देखिए तीसरा आपको एक और लिखना है, तीसरे में क्या लिखना है आपको, तीसरा है इतिहास और कला। इतिहास और कला यानी किसी क्षेत्र का जो इतिहास होता है और उसकी कला होती है वो संभावित आकर्षण, यानी संभावित आकर्षण करता है, ठीक है। एक तरह से देखिए किसी क्षेत्र के इतिहास और कला में संभावित आकर्षण होता है, यानी कोई क्षेत्र है उसका एक इतिहास है और वहाँ की कला है, तो उसमें क्या है, अपन आकर्षण, एक तरह से वो आकर्षित करता है लोगों को। यानी अतः लोग प्राचीन और सुंदर नगरों तथा पुरातत्व के स्थलों और किलों आदि महलों को देखकर आनंद की अनुभूति करते हैं, है ना।
तो इस तरह से लोग क्या है आनंद की अनुभूति करते हैं जो प्राचीन स्थलों पर घूमने जाते हैं, है ना। जैसे अपने यहाँ क्या है ताजमहल है, ठीक है, अपने यहाँ पर क्या है ताजमहल है आगरे में, और एक फतेहपुर सीकरी है, वहाँ पर भी एक दरगाह बनी हुई है। और राजस्थान में बहुत सारे क्या हैं एक तरह से इतिहास के और कला के क्या हैं स्थल हैं। तो राजस्थान में तो किले ही बहुत हैं। तो एक तरह से क्या है इतिहास और कला क्या है पर्यटन को प्रभावित करता है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर देना है क्या है इतिहास। देखिए इतिहास और कला, भूदृश्य और क्या था पर्यटन को प्रभावित करने वाले अपन ने 3 कारक लिख दिए। 3 यानी 4 नंबर का क्वेश्चन था। 1 नंबर आप यहाँ पर 3 नंबर यहाँ पर मिल जाएंगे, 3 आपने लिखा है, 1 नंबर आपको ऊपर मिल चुका है, ठीक है। तो 4 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है, ये इस चैप्टर से लास्ट क्वेश्चन एक तरह से देखा जाए तो क्या क्वेश्चन है देखिए। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, क्या पूछा गया है एक तरह से देखिए। यहाँ पर पूछा गया है 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी 4 नंबर का है। देखिए ये अथवा में पूछा गया था। अगर आप सोच रहे होंगे कि एक ही चैप्टर से 8 नंबर के क्वेश्चन कहाँ से आ गए, तो ये अथवा में पूछा गया था, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है एक तरह से, रुको, यहाँ पर इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्यापारिक केंद्र क्या होते हैं, ग्रामीण और विपणन केंद्र, ग्रामीण विपणन केंद्र तथा नगरीय विपणन केंद्र को संक्षेप में समझाइए। इस तरह से क्वेश्चन का आंसर देना है। तो ये एक तरह से आपको इसका आंसर देना है, देखिए यहाँ से आंसर देना है आपको। यहाँ पर ये एक्स्ट्रा लिखा हुआ है थोड़ा। तो जो व्यापार वस्तु तथा अन्यत्र उत्पादित मदों यानी वस्तुओं का क्रय विक्रय है। मदों का मतलब क्या होता है वस्तुएं, क्या होता है वस्तुएं, ठीक है, वस्तु होता है। यानी व्यापार वस्तुतः अन्यत्र उत्पादित, कहीं और उत्पादित यानी बनी हुई वस्तुओं का एक तरह से क्रय विक्रय है, बेचना है ना, बेचना और लेना है। यानी विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय एक स्थान विशेष में होता है। भाई विभिन्न वस्तुएं हैं जो उनका क्या है एक तरह से क्रय विक्रय और जो कहाँ एक स्थान विशेष में संपन्न होता है उसे ही क्या कहते हैं व्यापारिक केंद्र कहते हैं। इस प्रकार से आपको परिभाषा लिखनी है। यहाँ पर आपको कितना नंबर मिल जाएगा, एक तरह से 2 नंबर या 1 नंबर दे ही देगा, ठीक है। यहाँ पर आंसर राइटिंग आपको इस तरह से करनी है। और जो व्यापारिक केंद्रों को 2 भागों में विभाजित किया गया है, एक तरह से ग्रामीण विपणन केंद्र, नगरीय विपणन केंद्र। तो आपको पहले हेडिंग बनानी है ग्रामीण विपणन केंद्र, क्या हेडिंग बनानी है ग्रामीण विपणन केंद्र। और ग्रामीण विपणन केंद्र आपको इस तरह से हेडिंग बनानी है, इस तरह से पॉइंटों में लिखना है, तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। यानी पहला पॉइंट आपको बनाया है अर्धनगरीय, यानी ये अर्धनगरीय केंद्र होते हैं ग्रामीण विपणन केंद्र। दूसरा, ये अपने आसपास की जो ग्रामीण बस्तियां उनका क्या करते हैं पोषण करते हैं। इसके अलावा ये स्थानीय संग्रहण और वितरण के केंद्र होते हैं, यानी स्थानीय स्तर पर क्या है वस्तुओं को इकट्ठा करते हैं और उनको बेचते हैं। इन व्यापारिक केंद्रों में व्यक्तिगत और सार्वजनिक सेवाएं सुविकसित नहीं होती हैं। तो आपको इस तरह से 4 पॉइंट लिखने हैं, तो ये आपको याद करना है, ठीक है। देखते हैं अगला देखते हैं अगला, यानी अगले में दे रखा है, क्या दे रखा है, जो आपका नगरीय एक तरह से केंद्र होते हैं वो क्या है, नगरीय जो केंद्र होते हैं नगरीय केंद्र आपको हेडिंग बनानी है, इसमें लिखना है ये केंद्र अधिक विशिष्टीकृत सेवाएं प्रदान करते हैं। अब देखिए जो ग्रामीण बस्तियां एक तो ग्रामीण बस्तियों को जो पोषित करते हैं, है ना, ग्रामीण विपणन केंद्र, वो एक तरह से पूरी एक तरह से विशिष्ट वस्तुएं प्रदान नहीं कर पाते, ठीक है। तो ये नगर जो होते हैं, नगरों में तो सब तरह की वस्तुएं मिलती हैं, तो एक तरह से विशिष्टीकृत वस्तुएं प्रदान करते हैं। दूसरा, इन केंद्रों में न केवल साधारण वस्तुएं बल्कि लोगों द्वारा वांछनीय वस्तुएं भी उपलब्ध होती हैं। यानी ये एक तरह से जो नगर हैं उनमें क्या है साधारण वस्तुएं नहीं मिलती, सब तरह की वस्तुएं मिलती हैं। वांछनीय का मतलब होता है जो लोग चाहते हैं, एक तरह से इच्छा करते हैं, वो भी वस्तुएं मिल जाती हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए इन केंद्रों में शैक्षणिक संस्थाएं, व्यावसायिक कार्य और चिकित्सा की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होती है। यानी आप सभी को पता है नगरों में क्या है अच्छी शैक्षिक सुविधाएं मिलती हैं, व्यावसायिक सुविधाएं मिलती हैं, यानी रोजगार के साधन अच्छे होते हैं, चिकित्सा की सुविधाएं भी बेहतर होती हैं। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो आपको इस तरह से क्या है क्वेश्चन का आंसर देना है। अपन ने आज कौन से चैप्टर के देखे, अपन ने आज देखे तृतीयक और चतुर्थक जो क्रियाकलाप वाला चैप्टर है उसके 10 ईयर यानी 10 ईयर्स के अपन ने क्या देख लिए, एक तरह से प्रीवियस क्वेश्चन देख लिए, 10 ईयर्स के प्रीवियस क्वेश्चन, ठीक है। इससे बाहर यानी क्वेश्चन इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, एक तरह से आपको आइडिया लग चुका है इस चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, इस तरह से आपको पढ़ना है। और इस चैप्टर के जो पीवीआई यानी PYQ आपने देखे, इसके अलावा जो अपन के ज्योग्राफी के जो दूसरे भी अगले जो चैप्टर हैं उनके भी PYQs 10 ईयर्स के PYQs लेकर आने वाला हूं। और कैसी लगी वीडियो आपको, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को एक बार लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर चैनल पर नए हैं। और अगर मेरी नई वीडियो देखने के लिए आप अगर राजी हैं
तो अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन को आप प्रेस करते हैं तो आपके जो मोबाइल है या टैबलेट है, जो कुछ भी है, आप जिस माध्यम से मेरी क्लास को ले रहे हो, तो वो सबसे पहले आपके मोबाइल पर क्या है, नोटिफिकेशन आ सके, इसलिए आप बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।